नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोग का एटॉमिक स्ट्रक्चर के नए लेक्चर में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, क्या होता है, सारी डेफिनेशन, ना एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और वो सारी कहानी। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा लाइमन सीरीज़। ठीक, आगे भी और सारी सीरीज़ पढ़ेंगे, लेकिन उन सभी में आपको ये पाएंगे कि ये दो फार्मूले सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, जिनका हम लोग पहले भी इस्तेमाल किए हैं और आगे भी करेंगे। पहला कि जो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन होता है, कि ट्रांजिशन करने में कितनी एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, उसमें उसके एक फोटोन की एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में आता है ये। ठीक, और जो रेडिएशन निकलती है, ठीक है, जो फोटोन जो रेडिएशन फॉर्म करते हैं उसका वेव नंबर क्या होता है। ठीक है, और उसका ये फार्मूला है R/Z² ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और अल्टीमेटली उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, लैम्डा वेव लेंथ। ठीक है, तो एक बात यहाँ याद रखेंगे, R की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। R की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर, और n2 जो है वो हमेशा क्या होगा, n1 से ज़्यादा होगा। मतलब कम वाला पहले लिखेंगे, ज़्यादा वाला बाद में लिखेंगे। ठीक, तो अब आते हैं हम लोग अपने दूसरी सीरीज पे। दूसरी सीरीज हमारी क्या है, दूसरी सीरीज है हमारी बामर सीरीज। क्या होती है ये, इसमें ये वो सीरीज है जिसमें उन रेडिएशंस को इंक्लूड किया जाता है जो कि ट्रांजिशन करके आती हैं सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट से, थर्ड ऑर्बिट से, फोर्थ ऑर्बिट से, फिफ्थ ऑर्बिट से, कहीं से भी आए, लेकिन आए किस में, सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, तो उस समय जो रेडिएशन निकलती है उन सभी को हम लोग किस कैटेगरी में डाल देते हैं, बामर सीरीज़ में। क्लियर, गुड। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ सेकेंड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट बामर। साइंटिस्ट के नाम पे ही हैं सारे, और ये इकलौती ऐसी सीरीज है, ये इकलौती ऐसी सीरीज है जिसको हम लोग देख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी रेडिएशंस जो हैं वो किस में आती हैं, विजिबल रीजन में आती हैं। ठीक है, इसका आप मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, और ये ऑलवेज टर्मिनेट कहाँ पे होती हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि n1 = 2 पे, और n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक। ठीक, तो इसकी जो पहली लाइन होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, वो कौन सी होगी, 3 से 2 वाली। तो वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको दिया जाए फर्स्ट लाइन ऑफ कि कोई भी सीरीज, मान लो बामर सीरीज दे दिया गया, तो बामर सीरीज बोलते ही n1 की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए n2 का वैल्यू पता करना है, तो n2 का वैल्यू पता करना है तो जो भी सीरीज है, मान लो बोला जा रहा है कि फर्स्ट लाइन बोला जा रहा है, तो फर्स्ट लाइन के लिए n2 निकालना है, तो उसके आप बेस वैल्यू यानी कि n1 = 2 में 1 जोड़ दीजिए तो आपको 3 मिल जाएगा। मान लीजिए आपको सेकेंड लाइन निकालना है, तो सेकेंड लाइन निकालने के लिए क्या है कि आप उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4। अब मान लीजिए आपको कोई भी निकालना है, आपको nth लाइन निकालनी है। क्या निकालनी है, nth लाइन। तो n1 की वैल्यू तो हमेशा क्या रहनी है, 2 रहनी है, लेकिन nth लाइन जब आप निकालेंगे, nth लाइन जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, 2 + n ऑर्बिट वाला होगा। उसके लिए n2 की वैल्यू क्या होगी, n + 2। क्लियर, तो पहली लाइन जो है वो 3 से 2 वाली होगी, दूसरी लाइन जो होगी वो 4 से 2 वाली होगी, तीसरी लाइन जो होगी वो कौन सी होगी, 5 से 2 वाली होगी, लास्ट लाइन कौन सी होगी, इनफाइनाइट से 2 वाली होगी। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग, ये क्वेश्चन में अगर देता है आपको कि यह फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज है या सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज है, तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको बार बार वो ऑर्बिट बना के इतनी सारी चीज़ें नहीं सोचनी पड़ेंगी, बस आपको जो भी सीरीज का बेस पता रखना चाहिए। जैसे लाइमन का बेस क्या है, n1 = 1। ठीक है, बामर का बेस क्या है, n1 = 2। ठीक है, पास्चन का बेस क्या है, n1 = 3। ठीक है, ब्रैकेट का बेस क्या है, n1 = 4। टीफंड का बेस क्या है, n1 = 5, और हम्फ्री का बेस क्या है, n1 = 6। अब आपको जो भी लाइन बोली जाए, अगर बोला जाए फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ पास्चन सीरीज जो होगी उसमें आप 3 + 1, 3 में 1 जोड़ दीजिए, आपको n2 की वैल्यू पता चल जाएगी।
अगर आपको बोला जाए कि थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज, तो n1 की तो वैल्यू पता ही है, n2 की वैल्यू पता करनी है, तो आप n1 की वैल्यू में 3 जोड़ दीजिए, आपको मिल जाएगा n2 की वैल्यू। ठीक है, बहुत आसान है ये। क्लियर? तो ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जाहिर सी बात है डेल्टा ई जो होगा वो सबसे कम कहाँ पे होगा, जहाँ पे ट्रांजिशन सबसे कम गैप से हो रहा हो। ठीक है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होगी, जहाँ पे ट्रांजिशन सबसे ज़्यादा डिफरेंस से हो रहा हो, क्योंकि आपने मिनिमम वैल्यू फिक्स कर रखी है, आप बस अपर वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो अपर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी का गैप क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, अपर वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी का गैप जो है उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट लाइन की जो एनर्जी है वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी और फर्स्ट लाइन की एनर्जी हमेशा सबसे कम होगी। सेम जो आता है वो फ्रीक्वेंसी पे आता है कि लास्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो फर्स्ट लाइन का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा और लास्ट लाइन का वेवलेंथ सबसे कम होगा। ठीक, गुड। अब इसमें मान लीजिए आपको वैल्यू निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन के केस में निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए आपको हर ऑर्बिट का मैंने आपको एनर्जी याद करवाया था। पहले के लिए कितना था, -13.6, दूसरे के लिए -3.4, तीसरे के लिए -1.5, चौथे के लिए -0.85। ठीक है, तो अब आपको कहाँ पे आना है, दूसरे में आना है। ठीक है, अब आपको कहाँ पे आना है, दूसरे में आना है। कहाँ से, तीसरे में। तो पहली लाइन जो है, पहली जो लाइन है फर्स्ट लाइन, वो कौन सी है, 3 से 2 वाली। 3 से 2 वाली में अगर आप देखेंगे 3.4 - 1.5 तो आएगा 1.9। ठीक है, और लास्ट लाइन कौन सा है, वो इनफाइनाइट से, और इनफाइनाइट पे एनर्जी तो जीरो है, तो लास्ट लाइन की जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट लाइन की जो एनर्जी होगी, फोटोन की एनर्जी होगी, वो होगी 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट लाइन की जो एनर्जी होगी वो होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आपको किसी और एटम के लिए निकालना है, अगर आपको किसी और एटम के लिए निकालना है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी भी और एटम के लिए अगर आपको कहीं पे भी किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए ऑर्बिट के लिए जो भी एनर्जी का वैल्यू है उसमें आप Z² का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसके लिए ये मिनिमम एनर्जी हो जाएगा बामर सीरीज का, और ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी। 1.9 इंटू Z² मिनिमम एनर्जी और 3.4 इंटू Z² मैक्सिमम एनर्जी। वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, क्या होता है वेवलेंथ इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये आपका वेवलेंथ हो जाएगा, नहीं सॉरी, ये तो डेल्टा ई का फॉर्मूला हुआ, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12400 अपॉन ये। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अभी आपका मिनिमम, जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी वहाँ वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, तो मिनिमम एनर्जी कितनी है, 1.9, तो इससे करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, और जो मैक्सिमम एनर्जी वाली वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, आपकी मिनिमम होगी। तो यहाँ देखिए जो आपका साइन है, ठीक है, वो अपोजिट हो गया है। पहले वो मतलब मिनिमम 1.9 वाले की तरफ मिनिमम का साइन था, अब उसकी तरफ क्या है, मैक्सिमम का साइन है। तो जब उसकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, आप कैलकुलेट करिएगा, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 6500 एंगस्ट्रॉम आएगी, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3650 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो हम लोग को पता ही है कि जो विजिबल रीजन है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 3500 एंगस्ट्रॉम से, या कहीं कहीं 4000 भी लिखा होता है, टू 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो ये पूरी की पूरी रेंज है लैम्डा की, और ये देखिए जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो पूरी की पूरी क्या आ रही है, उसके अंदर में आ रही है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, और उसी तरह आप किसी और के लिए भी निकाल सकते हैं। डेल्टा ई तो पता ही, मतलब मिनिमम एनर्जी पता है, मैक्सिमम एनर्जी पता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या है, ऑल द लाइन्स ऑफ बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और नॉट इन विजिबल रेंज। ठीक है, तो मतलब इसमें वही चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैंने ऑस्ट्रेलिया लिया, लेकिन मैंने बोला कि 4000 भी कुछ लोग लेते हैं, तो अगर 4000 में आप ले लेंगे तो 3650 और 4000 के बीच में जो लाइनें होंगी वो इंक्लूड नहीं हो पाएंगी। ठीक, और इसमें जो है केवल पहली 4 लाइनें हैं, ओनली फर्स्ट 4 लाइन्स, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू से नीचे वाली हैं, बिलोंग टू दी विजिबल रीजन। तो ये कुछ
इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चंस? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एक्सट्रीम लाइंस ऑफ बामर सीरीज इन टर्म्स ऑफ आर के टर्म में करना है। तो बस आपको पहली लाइन पता होनी चाहिए। पहली लाइन क्या है? 3 से 2 ना। फर्स्ट लाइन क्या है आपकी? 3 से 2, और लास्ट लाइन क्या है? इनफाइनाइट से 2। ठीक है, तो पहली लाइन के लिए वेवलेंथ अगर आप निकालेंगे 1/λ, पहली लाइन के लिए 1/λ निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, या जेड स्क्वायर लिख ही लेते हैं, r इंटू जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो आप इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो क्या होगा? r इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? r इंटू जेड स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका? 9 मतलब 5/36। ठीक है, तो ये 1/λ की वैल्यू आई है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 36/5r जेड स्क्वायर। तो अब क्योंकि हम लोग किसके लिए निकाले हैं? फर्स्ट लाइन के लिए निकाले हैं, तो फर्स्ट लाइन के लिए एनर्जी मिनिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो ये लैम्डा मैक्स आ गया, मिल गया आपको। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लैम्डा मिनिमम निकालना है। ठीक है, 1/λ आपको मिनिमम निकालना है, तो 1/λ मिनिमम क्या हो जाएगा? r इंटू जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या बचेगा? आर जेड स्क्वायर अपॉन 4। तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 4/r जेड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 4/r जेड स्क्वायर। तो ये आपका लैम्डा की ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू कितना है? 4/r जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। इन टर्म्स ऑफ आर निकाला है हमने, इन टर्म्स ऑफ आर एंड जेड। अब जेड की वैल्यू दे देगा तो प्योरली किसके फॉर्म में हो जाएगा? आर के फॉर्म में। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला है हमारा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज इन टर्म्स ऑफ आर फॉर Li2 प्लस आयन। ठीक है, तो थर्ड लाइन बोला गया है, तो n1 की वैल्यू तो 2 है, n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्ड लाइन के लिए? 2 + 3 5। ठीक है, तो निकालते हैं, क्या निकालना है हमको? वेवलेंथ। तो ये हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू जेड। जेड की वैल्यू कितनी है? 3 स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9r ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/25, ये हो जाएगा 9r इंटू 21/100। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/9 1 = 9, 9 2 = 18r। ठीक है, ये आपका लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा, किस में आएगा? ये मीटर में। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ़ वेवलेंथ ऑफ फोर्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ Hi प्लस आयन इज x। ठीक है, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ बेरिलियम प्लस आयन इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, तो अब किसके लिए निकाला गया है? सबसे पहले हम लोग x देखते हैं। x के लिए क्या है? x क्या है? फोर्थ लाइन किसका? बामर सीरीज का। तो उसके लिए n1 की वैल्यू 2 होगी, और n2 की वैल्यू क्या होगी? 4 + 2 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा r इंटू 2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 4 + 2 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा है आपका क्या? Be3 प्लस आयन का निकालना है क्या? थर्ड लाइन। तो Be लैम्डा जो है, सॉरी ये वेवलेंथ दे रखा है ना x, तो हो जाएगा 1/x। ठीक है, और लैम्डा का जो है Be3 प्लस वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा r इंटू बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर ब्रैकेट में थर्ड लाइन के लिए निकालना है, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस थर्ड लाइन 2 + 3 कितना हो जाएगा? ये
5 का स्क्वायर। ठीक, तो अब आप ये पूरी वैल्यू निकाल के इन दोनों का आप क्या कर लेंगे, रेशियो लेंगे। तो ये तो कट आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो आप पूरा टर्म सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लास्ट में आपका क्या बचेगा, ये एक्स के टर्म में बचेगा। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे बस वही रेपिटेशन है सब। आगे हमारा पास्चन सीरीज। तो पास्चन सीरीज में क्या है कि ये हमारा थर्ड सीरीज है ना, ये थर्ड सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। और ये सारे के सारे किस में आते हैं, इंफ्रारेड रीजन में। ठीक है, टर्मिनेट कहाँ पे होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि N1 की वैल्यू 3 पे, N2 की वैल्यू क्या होगी 4 5 6 7 अंत तक जाएगी ये ना। तो इसके लिए 1/λ की वैल्यू क्या होगी, R इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n की वैल्यू जो होगी वो 3 से ज़्यादा होगी। फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, 4 से 3। लास्ट लाइन कौन सा होगा, इनफाइनाइट से 3। अच्छा, मान लो आपसे पूछ दिया जाए थर्ड लाइन, अगर आपसे पूछा जाए थर्ड लाइन, तो N1 की वैल्यू क्या होगी 3 और N2 की वैल्यू 3 + 3 6। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए फिफ्थ लाइन, तो फिफ्थ लाइन के लिए N1 की वैल्यू फिक्स है, N2 की वैल्यू क्या होगी 5 + 3 8। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ लिखा है। nth लाइन जो होगा वो क्या होगा, n + 3 से 3 पे। ब्रैकेट सीरीज में फोर्थ सीरीज है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, ये भी इंफ्रारेड रीजन में आएगी। टर्मिनेट कहाँ पे होगी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, यानी कि N1 की वैल्यू 4 पे। ठीक है, बाकी ये लैम्डा का फार्मूला लिखा ही है आपको। यहाँ पे मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट लाइन लिखना है, ठीक है, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन क्या होगा 5 से 4। ठीक है, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 4। ठीक है, nth लाइन लिखना है तो क्या हो जाएगा n + 4 से 4। ठीक, पी फंड सीरीज है। पी फंड सीरीज में ये कहाँ पे टर्मिनेट होगी, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, यानी कि 5वें ऑर्बिट में। और N2 की वैल्यू जो होगी वो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लाइन जो होगी वो 6 से 5 पे होगी, लास्ट लाइन इनफाइनाइट से 5। nth लाइन जो होगी वो n + 5 से 5 पे एंड होगी, और ये लैम्डा का ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, डेल्टा ई भी आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब उसी तरह हम्फ्री के लिए भी आप निकाल लीजिएगा। हम्फ्री आपके लिए होमवर्क। ठीक है, हालांकि पूछा मैक्सिमम क्वेश्चन या तो आपके लाइमन पे होंगे या आपके किस पे होंगे, बामर पे होंगे। रेयरली आपको कुछ एक आध क्वेश्चन पास्चन वगैरह मिल जाएगा, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से कंसंट्रेटेड होते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, इसमें देखो क्या है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि जैसे ऊपर हम लोग देखे थे, एक हमारे पास हाइड्रोजन का ये सैंपल है। ठीक है, मान लीजिए एक ये हाइड्रोजन का मैं सैंपल ले लिया। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर दिया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से। खूब सारे हाइड्रोजन के एटम है इसमें, खूब सारे हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, और उसको एक्साइट किया मैंने। एक्साइट करने के बाद जब ये डी एक्साइट होंगे तो क्या होंगे, डी एक्साइट होंगे तो क्या होंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। उसको मैं प्रिज्म से पास करूँगा, और उस प्रिज्म से पास करने के बाद मुझे क्या मिलेंगी, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। ठीक है, तो आपको वो कितनी लाइंस मिलेंगी, कितनी लाइंस मिलेंगी, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने तरह के क्या हुए हैं, ट्रांजिशन हुए हैं किसमें, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, क्योंकि अलग अलग हाइड्रोजन एटम में जो एक्साइटेशन का लेवल होगा सेम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मान लो सेम है भी, तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो सभी सेम तरीके से आएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे मान लो कि अगर आपका ये N1 की वैल्यू 1 है, ये N1 की वैल्यू, ये N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू 3, N की वैल्यू 4, तो मान लो आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर्थ ऑर्बिट में पहुंच गया है। तो फोर्थ ऑर्बिट से उसको पहले ऑर्बिट में आना है, तो उसके वो कई तरीके से आ सकता है। किसी एटम में मान लो कि वो सीधा 4 से कहाँ आ जाएगा, 1 में। किसी एटम में वो पहले 4 से 2 में आएगा, 2 से 1 में आएगा। किसी एटम में पहले 4 से 3 में आएगा, 3 से फिर 1 में आएगा। किसी एटम में पहले 3 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 1 पे आएगा। तो आपको वहाँ पे अलग अलग तरह के क्या मिलेंगे, ट्रांजिशन मिलेंगे। आपको वहाँ पे अलग अलग तरह के ट्रांजिशन मिलेंगे, और हर ट्रांजिशन की वजह से जो निकलने वाला फोटोन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे जब आप 4 से 1 में आएंगे तब आपको अलग तरह का फोटोन मिलेगा, 4 से 2 में आएंगे तो अलग तरीके का, 2 से 1 में आएंगे तो अलग तरीके का। तो एक तो आपका क्या हो गया 4 से 1 वाला, ठीक है, एक हो गया 4 से 2 वाला, एक हो गया
एक हो गया, मान लीजिए कि एक ये है आपका, ठीक है, 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये वाला पहले आ चुका है और ये वाला भी पहले आ चुका है, ये यूनिक है, ठीक है। तो टोटल आपके रेडिएशन के टोटल आपके कितने ट्रांजिशन हुए, टोटल आपके कितने ट्रांजिशन हुए, 1 4 से 1 4 से 2, ठीक है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ इस तरीके से, 1 मिनट ना, 4 3 2 1, ठीक है। आप 4 से 3 में डायरेक्ट आ सकते हैं, 4 से 2 में डायरेक्ट आ सकते हैं, 4 से 1 में डायरेक्ट आ सकते हैं। तो कितने ट्रांजिशन हुए, 3। 3 से 2 में डायरेक्ट आ सकते हैं, 3 से 1 में डायरेक्ट आ सकते हैं, 3 2 5। तो 3 से 3 वाला ट्रांजिशन भी हो गया, और एक ट्रांजिशन आप किस में कर सकते हैं, 2 से 1 में। तो टोटल ट्रांजिशन कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। मतलब आप 6 तरीके का फोटोन निकाल सकते हैं, या 6 तरीके की स्पेक्ट्रल लाइन आप क्या कर सकते हैं, एमिट कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन है जो अभी 6th एक्साइटेड स्टेट में है और उसको जाना है 2nd एक्साइटेड स्टेट में, या 1st एक्साइटेड स्टेट में, या 2nd एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट में, तो वो कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइन एमिट करेगा, या कितने तरह की स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेंगी, या कितने तरह के फोटोन मिलेंगे, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ये मैथ में प्रोबेबिलिटी से अपना फॉर्मूला आया है, हमको कैसे आया उससे मतलब नहीं, ये हमको याद रखना है। n2 - n1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n2 - n1 + 1, या शॉर्ट में इसको याद कर सकते हैं डेल्टा n ब्रैकेट में डेल्टा n + 1/2, ठीक। तो इससे हम लोग नंबर ऑफ फोटोन निकाल लेंगे। क्लियर। तो अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या दिखा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्जर्व्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम 7th एक्साइटेड स्टेट टू 2nd एक्साइटेड स्टेट। तो 7th एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 8th ऑर्बिट, 2nd एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, 3rd ऑर्बिट। तो 8 - 3, और 8 - 3 + 1 पूरा को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। तो 8 - 3 5, 8 - 3 5 + 1 6, तो 6 5 = 30/2, तो कितना आ गया, 15, ठीक। अगले में कहाँ है, कहाँ से कहाँ आ रहा है वो, 8th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, 8th एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। तो यहाँ 8th एक्साइटेड स्टेट मतलब 9 - 0 नहीं 9 - 1, ठीक है। और अगला है 9 - 1 + 1, +1 + 1 कट गया, इंटू 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा कितना, 9 - 1 8, 9 8 जा 72, 72 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, ये 36, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ निकाल सकते हैं 10th एक्साइटेड स्टेट से 1st एक्साइटेड स्टेट, बहुत ईजी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अभी तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या निकाले हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आपको इसका उल्टा भी पूछ सकता है, इन अ हाइड्रोजन लाइक सैंपल आयंस आर इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे बताया नहीं किस एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। इफ़ इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन टू 1st एक्साइटेड स्टेट, मतलब n = 2 पे जा रहा है, एंड प्रोड्यूसेस मैक्सिमम 15 डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन्स, देन इलेक्ट्रॉन वर इन, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आपको दे रखा है 15 = डेल्टा n ब्रैकेट में क्या है, डेल्टा n - 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 30 = डेल्टा n का स्क्वायर माइनस डेल्टा n, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा n का स्क्वायर माइनस डेल्टा n + 30 = 0, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये, मैं क्या ले लेता हूँ इसको, आप इसमें -6 1 मिनट -30 होगा ना, ये गड़बड़ था यहाँ पे, अब ठीक है, -6 + 5, ठीक है। अगर -6 और +5 ले लेता हूँ तो इनको मल्टीप्लाई करने पे -30 आएगा और जोड़ने पे -1 आएगा, तो बिल्कुल सही। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा n - 6 हो जाएगा और डेल्टा n + 5 हो जाएगा = 0। तो इसको ये कितना हो जाएगा, डेल्टा n = 6, डेल्टा n = -5। तो देख के ही पता चल जाएगा, ये वैल्यू हम लोग
नहीं ले सकते हैं, तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, डेल्टा एन इक्वल टू 6। तो यानी कि n2 माइनस 2 इक्वल टू 6, तो n2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8th। ठीक है, तो n2 की वैल्यू 8 हुई, मतलब वो क्या हो गया, 8th स्टेट। ठीक है, अगर एक्साइटेड स्टेट पूछता तो 7th हो जाता। खैर हमको यहाँ 8th स्टेट दिया हुआ है, तो हम लोग 8 पे क्लिक किए। ठीक, अगला है इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल ऑल द आयंस आर इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन टू ग्राउंड स्टेट इट प्रोड्यूसेस 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, इफ सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज दिस वोल्ट देन आइडेंटिफाई द सैंपल। आपको Z निकालना है, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल, आयनाइजेशन, मतलब पहले दो अगर आप निकाल लेंगे तो बाकी फिर निकाल लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी फॉर द थर्ड स्टेट एंड लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू एबव ट्रांजिशन। ठीक है, तो अब इसमें आप सिंपल सा क्या आपको दे रखा है कि सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इतना है, तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा, सिंपल ई का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब हमको फार्मूला पता है, ठीक है, मतलब फार्मूला पता है लेकिन Z की वैल्यू नहीं पता। तो सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब वो कहाँ से जा रहा है, N1 से कहाँ जा रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, N1 मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। ठीक है, N1 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट आपका 2 हो गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट 3 हो गया। तो N1 के लिए एनर्जी कितनी होगी, -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, N3 के लिए एनर्जी कितनी होगी, -1.51 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो N3 माइनस N1 कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका Z² बाहर ले लेते हैं, अंदर में क्या बचेगा, 13.6 माइनस 1.51। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 1 को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 5 1, 13 माइनस 1 14, 14.1 इंटू Z²। ठीक है, तो हो जाएगा कितना, 12.1 Z², और N3 माइनस N1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 193.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आप इसको आसानी से सॉल्व करके आप क्या निकाल सकते हैं, Z की वैल्यू। और एक बार Z की वैल्यू आ गई, उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ फोटोन भी दे रखा है कि वो जब वो एक्साइटेड स्टेट से नीचे आता है तो कितने फोटोन वो निकालता है। ठीक है, तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोन निकाल रहा है, तो उसका हम लोग दूसरा वाला जो है उसमें हम लोग डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन -1/2 का फॉर्मूला यूज़ करके इक्वल टू 6। तो हमको वो कहाँ पे रहा है, ग्राउंड स्टेट में, पर्टिकुलर इन हाइड्रोजन लाइक सैंपल ऑल द आयंस आर इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट व्हेन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन, हाँ ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो N1 की वैल्यू हमको पता है, तो N2 की वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बार हमको Z की वैल्यू पता चल गई तो आयनाइजेशन एनर्जी हमको पता ही है कितना होता है, 13.6 इंटू Z², ये निकल सकता है हमारा। ठीक, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड स्टेट आराम से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये, 13.6 इंटू Z²/N², ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और N की वैल्यू 3 है, तो यहाँ 3 रख दीजिएगा, Z आ गया सब निकल जाएगा। अब पूछा है कि लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बिलोंगिंग टू एबव ट्रांजिशन। तो ये जो यहाँ पे जितने भी 6 ट्रांजिशन हुए हैं, तो 6 ट्रांजिशन में सबसे लंबी वेवलेंथ कौन होगी और सबसे छोटी वेवलेंथ कौन सी होगी। तो सबसे छोटी वेवलेंथ तो ठीक है, कौन सी होगी, सबसे छोटी वेवलेंथ जो होगी वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वालों का होगा, यानी कि 4 से 1। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है, यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और लैम्डा मिनिमम होगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, और सबसे छोटी सबसे ये तो डेल्टा ई मैक्सिमम है, लैम्डा मिनिमम, ठीक है ये सही होगा। तो सबसे कम एनर्जी वाला कौन सा होगा, तो सबसे कम एनर्जी वाला हम लोग नीचे से नहीं लेते हैं, ऊपर से लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कम एनर्जी वाला होगा हमारा 4 से
3। इसके बारे में मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एनर्जी गैप क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो 4 जो है वो 4 से 3 वाला जो होगा उसमें डेल्टा ई क्या होगा, ठीक है। ये मैंने 4 आंसर लिख दिया है एक्चुअली, यहाँ पे N2 की वैल्यू आपकी 4 आएगी, ठीक है। अब वहाँ हम लोग ऊपर कैलकुलेट भी किए थे, चलिए कोई बात नहीं। तो डेल्टा ई जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा, और लैम्डा क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो ये सारे हिंट मैंने दे दिए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो आप लाइव क्लास में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।